नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है एंड इम्पोर्टेंट भी होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड इम्पोर्टेंट बुक M.h. अब्राम्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो जो टॉपिक रहेगा वो लेटर ए वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेटर ए से जो भी टर्म्स बन रहे हैं हम लोग आज उसका MCQs देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी MCQs करेंगे आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एंड आप लोग को डिटेल में पूरी किताब नहीं पढ़नी होगी। मैंने MCQs एकदम चुनिंदा बनाए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना किसी डिले के चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। Who is often considered the most eminent and influential writer in the literature of absurd? And your options are Albert Camus, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre. सबसे पहले ये जानो एब्सर्ड क्या होता है, ठीक है। एब्सर्ड मतलब होता है इलॉजिकल थिंग्स के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं और जो कि सेंसिबल ना हो, बेतुकी बात, ठीक है। इसमें आप लोग वेटिंग फॉर गॉडॉट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है सैमुअल बेकेट का। एंड इसमें जो है दो बंदे रहते हैं, वो वेट करते रहते हैं, पर वो वेट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, बस वो बहुत बेतुकी सी चीज है, वो लोग उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सर्ड जो चीजें होती है वो किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं देता, वो हम लोग को फन नहीं करता, वो हम लोग को कॉमेडी नहीं बताता, ना उसमें कुछ ट्रेजेडी, ऐसा उसमें कुछ होता ही नहीं है जिसमें हम लोग को मजा आए या हम लोग दुखी हो, या ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बहुत इलॉजिकल सा होता है, ठीक है। वो प्ले या वो वर्ड, ठीक है ना, उसको हम लोग एब्सर्ड बोलते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि हु इज ऑफन कंसिडर्ड मोस्ट इमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर इन द लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड। ये तीनों में से कौन से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एंड इमिनेंट राइटर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सैमुअल बेकेट, ओके। चलो अब आप लोगों का एक काम है, एल्बर्ट कम्यूज का एक बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक है, जो कि एक एब्सर्ड वर्क है। तो आप लोगों को उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा वर्क है। मैं पहले भी बोल रही थी, अभी भी बोल रही हूँ, मैंने जितने सारे ऑप्शंस यहाँ डाल रखे हैं वो सारे राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर तो एक्सप्लोर कर ही रहे हो तुम लोग, राइट। तो ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करो, राइटर को उठाओ, विकिपीडिया पे सर्च करना, राइट साइड में ब्लू कलर का बॉक्स होगा, उसमें उसके बारे में कुछ कुछ लिखा होगा, वो सबको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को नेट में JRF चाहिए तो, एंड अगर आप लोग कोई सा भी MA एंट्रांस दे रहे हो उसमें अगर आप लोग को रैंक चाहिए तो, वरना कॉलेज तो सब ले लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो सब जाते हैं, JNU में बहुत सिलेक्टेड बच्चे जाते हैं, तो वो बच्चे तुम बनो, ठीक है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करी, बस बता रही हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ एंड अपना लेवल बढ़ाओ कि दूसरे तुम्हारे टक्कर में ना आ सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो एब्सर्ड में, एब्सर्ड क्या था, क्यों लोग एब्सर्ड चीजें लिखने लगे थे, ये बात है। मैं आपको लेके चलूं वर्ल्ड वॉर के टाइम की, ठीक है। तो उस टाइम पे ना बहुत डर और बहुत आतंक का माहौल क्रिएट हो गया था, ठीक है ना। अब जो लोग थे वो काफी ज्यादा एकदम डरे से थे, राइटर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा, और उस टाइम पे ना लाइफ एकदम बेसलेस होके रह गई थी, किसी को कुछ समझ ही में नहीं आता था कि हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग रोमांटिक पोएट्री भी नहीं लिखते थे, कोई अच्छा वर्क भी नहीं लिखते थे, उस टाइम पे जो वहां चल रहा था, ठीक है, तो लोग उसी के बारे में लिखते थे अपने वर्क्स में, ठीक है। तो उस टाइम पे बेसिकली चल क्या रहा था, टेरर, है ना, डर। तो उसी के बारे में लोग एक बहुत ही इलॉजिकल वे में लिखते थे, जिसमें आपको हंसी भी नहीं आएगी, आपको दुख भी नहीं होगा, आप लोगों को लगेगा कि ये कितना सेंसलेस है यार, इसको लिखने का क्या मतलब बनता है, आप लोगों को ऐसा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज थी, यहाँ पे मैंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में लिख रखा है, उस टाइम पे ये भी बहुत फ्लरिश हुआ था, ठीक है। मैं एक बार इसको पढ़ दूं। The theater of absurd is a dramatic style that was very popular in mid 20th century. It combines elements of farce and tragic comedy to explore the absurd circumstances people face in life. ठीक है, the movement plays were written between 1940 and 1960. This is important, 1940 and 1960, and were influenced by existential philosophy. तो ये जो था 1940 और 60s के टाइम पे था, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था, है ना। और इस टाइम पे जो लोग थे वो किस चीज का एलिमेंट, या तो ट्रेजिक कॉमेडी का डाल रहे थे और फार्स का डाल रहे थे अपने एब्सर्ड वर्क्स में, ठीक है। तो आप लोग को एब्सर्ड से एक ही वर्ड याद रखना है, बेतुका, इलॉजिकल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which play by Samuel Beckett features two tramps waiting someone who may or may not exist, ठीक है। तो सैमुअल बेकेट का ऐसा कौन सा प्ले है जो जिसमें कि दो दो इंसान वेट कर रहे हैं किसी का जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जल्दी बताओ। सो द आंसर इज वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, दो बंदे रहते हैं, वो रोज आते हैं, वेट करते हैं, रोज वेट करते हैं, पर वो इंसान कभी आता ही नहीं। तो ये तो बहुत सेंसलेस सी चीज हो गई, राइट। तो ये एब्सर्ड थिएटर के अंदर आ जाएगी, ये एक एब्सर्ड वर्क है ना। चलो अब आप लोग को एक काम है, आप लोग को बताना है एंड गेम किसका है और अननेमेबल किसका है, कमेंट बॉक्स में जो जो बताएगा उसको मेरी तरफ से 5 on 5। नेक्स्ट,
चलो, what term describe the feeling that human life is both anguished and absurd according to Camus? ठीक है, देखो, अब आप लोग को ये बताना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है ह्यूमन लाइफ को कि वो एंग्विश्ड भी है एंड एब्सर्ड भी है। कम्यूज ने इस बात को बोला है, तो इसका क्या होगा, एब्सर्डिटी, क्योंकि अभी हम लोग एब्सर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, विच फ्रेंच प्ले राइट कंबाइंड एब्सर्ड एब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म? बताओ किस किस फ्रेंच प्ले राइट ने एब्सर्डिज्म और डायबोलिज्म को कंबाइन कर रखा है? सो द आंसर इज जीन जेनेट। ओके, ये बताओ अब आप लोग, हु रोट द नॉवेल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गाप, विच एग्जिबिट्स affinites with the literature of absurd? बताओ, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ये एक नॉवेल है, ये किसकी लिखी हुई है? सो द आंसर इज जॉन इरविंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड? गाइस, अगर क्वेश्चन आए तो नॉट जरूर लिखना, ठीक है, नॉट जरूर लिखना, नहीं देखना, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज एन इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड? सो द आंसर इज रोमांटिसिज्म। ठीक है, क्योंकि हम लोग सरियलिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म देखते हैं, बट रोमांटिसिज्म तो ये तो हम लोग नहीं देखते एब्सर्ड में, है ना। चलो नेक्स्ट, इन विच वर्क डज जीन पॉल सार्त्रे डिस्कस द फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी? बताओ, जीन पॉल सार्त्रे ने अपने किस वर्क में एब्सर्डिटी की फीलिंग को बताया है? सो द मिथ ऑफ सिसिफस। सॉरी गाइज, यहाँ पे जीन पॉल सार्त्रे नहीं होगा, यहाँ पे एल्बर्ट कम्यूज होगा। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मिथ ऑफ सिसिफस हो जाएगा। ठीक है, इन विच वर्क डज एल्बर्ट कम्यूज डिस्कस द फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी? सो द आंसर इज मिथ ऑफ सिसिफस। ओके, नेक्स्ट, which character in Waiting for Godot famously says nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful? This line is very very important. Okay, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेटिंग फॉर गोडोट की, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वेटिंग फॉर गोडोट किसने लिखा है। कमेंट में बताओ वेटिंग फॉर गोडोट किसने लिखा है, अभी अभी बताया है मैंने। ठीक है, तो ये लाइन वेटिंग फॉर गोडोट में किसने बोली है? सो द आंसर इज स्ट्रैगन। ओके, चलो दूसरा देखते हैं, who wrote the play Ubu Roy, which anticipated the mood and dramaturgy of absurdity in early as 1896? तो ये किसने लिखा है? एल्फ्रेड जेरी ने। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर वो एल्फ्रेड जेरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, which of Franz Kafka's work is mentioned as having roots in the literature of absurd? So the answer is the Trial. Okay, next, who is the French author the bal soprano the listen? ठीक है, तो बताओ किसका है, ये है यूगिनी आयोनिस्को। which of the following is not a characteristic of the literature of the absurd? So the answer is realistic setting, क्योंकि absurd literature में realistic setting नहीं होती है। okay, which of Beckett's play present any anti-hero playing out the absurd moves of the end game of civilization? तो यहाँ पे हो जाएगा end game। चलिए next, what is the central theme of the literature of the absurd? Search for meaning in an irrational world. Which playing which playwright living in a totalitarian regime used absurdist techniques to register social and political protest? So answer is Václav Havel. Which American novelist is mentioned as having works exhibiting affinities with the literature of the absurd? So the answer is Kurt Vonnegut Jr. Which of Beckett's prose fiction works features an anti-hero trying to make sense of the senseless? Answer is Malone Dies. Who is the American playwright known for Who is Afraid of Virginia Woolf? This is also a very important novel. ठीक है, sorry, this is a very important play. ठीक है, इसका आंसर होगा एडवर्ड एल्बी।
Okay, next. Which novel by Joseph Heller is mentioned as an example of black comedy? So answer is Catch 22. अब ब्लैक कॉमेडी क्या होती है? ब्लैक कॉमेडी इज व्हेन यू laugh at things you probably should not laugh at, like death, suffering, or serious topic. It's a way of coping with the dark side of life by finding humor in it. देखो, ब्लैक कॉमेडी क्या होती है? ब्लैक कॉमेडी मीन्स कि अगर हम लोग कोई सीरियस टॉपिक पे अपना कुछ अलग जेस्चर देते हैं, जैसे कि अगर किसी की मृत्यु पे अगर आप हंसोगे तो दिस इज नॉट राइट। पर राइटर्स उस टाइम पे क्या करते थे, वो लोग कुछ ऐसे ही टॉपिक्स बनाते थे और उस टाइम की चीजों को रिप्रेजेंट किया करते थे, दिखा के कि ये कितना ज्यादा डार्क साइड है। ठीक है, अगर आप लोग कैच 22 पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप लोग इसकी समरी देख लोगे तो आप लोगों को खुद में पता चल जाएगा। इसलिए मेरी तरफ से आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप लोग कैच 22 की समरी जरूर देख के आना। ओके, चलो नेक्स्ट। What term describe the feeling of being disconnected from one's religious, metaphysical, and transcendental roots? So the answer is exile. Okay, next. So guys, यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वो खत्म होता है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और बोलते बोलते मैंने 2-3 मिस्टेक कर दी थी, तो आप लोग उसको माइंड मत करना, सॉरी उसके लिए, एंड माफ करना मुझे। और अगर आप लोग चाहते हो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज कमेंट करना एंड इस चैनल को शेयर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि चैनल एकदम अभी नया है और लोग जान नहीं रहे इसके बारे में। बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि हर वो बच्चा जो एम.एच. अब्राम्स पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी टफ लैंग्वेज की वजह से वो नहीं कंप्लीट कर पाता है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एम.एच. अब्राहम से ही बनते हैं, मानो या ना मानो, बट एम.एच. अब्राहम इज द जेम। आप लोग को उसको अच्छे से पढ़ना ही होगा। आप लोग अगर उसको नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मेरी इस सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक एक टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसमें सब लेटर वाइज जितना भी है दिया हुआ टर्म्स सबको मैं इसमें कवर करा दूंगी, जिससे आप लोग का एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड अगर आप लोग यूजीसी नेट वाले बच्चे हो तो आप लोग का तो जेआरएफ आसानी से क्रैक हो जाएगा, राइट। सो और अगर आप लोग सीयूईटी पीजी एमए एंट्रांस वाले बच्चे तो आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। सो मैं आप लोग के लिए इतना कर रही हूँ और आप लोग मेरे लिए सब्सक्राइब कर देना प्लीज। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए और मेरे बहुत सारे लेक्चर को सुनने के लिए। एंड या ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।